नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मध्य प्रदेश में अगले यानी कि 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अभी से अपना एजेंडा सेट करने में जुट गई हैं। इसके लिए उन सभी वर्गों को अभी साधने की कवायद शुरू हो गई है जो जनमत पर सीधा असर डालते हैं। युवा उनमें सबसे अहम है। शिवराज सरकार रोजगार के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हर माह रोजगार मेले लगाए जाएंगे और 3 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की तैयारी है। सरकार का दावा यह भी है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। सरकार एक ओर ये दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर ये सच भी है कि मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन के दफ्तरों में बेरोजगारों की कुल संख्या करीब 32,57,136 है और ये इतनी है कि इन्हें नौकरी देने में करीब 20 साल लग जाएंगे। अब ये बेरोजगारी तब है जब 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद ही खाली हैं। नौकरी के लिए मारामारी का आलम यह है कि प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 15,24,222 आवेदन आए। स्ट्रीट वेंडर के आवेदकों में करीब 82,000 उच्च शिक्षित युवक थे। इसी के साथ ही हाल ही में अदालतों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी यानी कि चपरासियों की भर्ती निकली तो 10 से 12 पदों के लिए 10-10, 12-12 हजार अर्जियां आई। विपक्ष इन्हीं तमाम आधार पर सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। लेकिन बात यही है कि असल में देखा जाए तो रोजगार को लेकर क्या जमीनी हकीकत है, कितनी तैयारी है, कितना दे पाएंगे। एक प्रयास के तौर पे भी देखें तो कितना दे सकते हैं, क्योंकि पूरा कर पाना तो थोड़ा असंभव सा लग रहा है। तो क्या मंशा है, क्या प्लानिंग है, निश्चित तौर पर, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। मध्य प्रदेश उन राज्यों में जहाँ बेरोजगारी की दर सबसे कम है। बेरोजगारी मध्य प्रदेश, इसके बड़े कारणों में एक कारण ये है कि हम जो संरचना पर व्यय कर रहे हैं वो पिछले 2019 से भी, पिछले साल से नहीं, लगभग 40% के आसपास ज्यादा है। संकट के इस समय में भी हमने अधोसंरचना के विकास में कमी नहीं आने की, उससे अर्थव्यवस्था गतिमान हुई, लोगों को काम ना मिला। दूसरे विपरीत परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है। एमएसएमई और उद्योग के क्षेत्र में भी अभी भी कई प्रपोजल अपने पास है जिनमें हम फैसला करने वाले। लगातार निवेश आ रहा है। तीसरे, इस बार एसएलबीसी वगैरह की बैठकें करके और बैंकों के साथ बेहतर टाई अप करके बैंकों से भी कैसे जाती होंगी हितग्राही मूलक योजनाएं, पीएम स्वनिधि जैसी अगर आप देखें तो हम देश में नंबर 1 है। और अभी 12 तारीख को आप सबको कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि बन के जाना है। ये तो खरीदे हुए जनादेश के दम पर ये सरकार चल रही है और इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। ये सरकार तमाम उल्टे सीधे अटपटे निर्णय ले रही है। अभी हाल ही का निर्णय ले लो, ये उन सीटों की बात करें जीती हुई की। अभी इस सरकार ने क्या किया, प्रदेश में करोड़ों लोगों के पैसे बर्बाद करा दिए, कोई सरपंची के नाम पे बर्बाद करा दिया। सिर्फ सरकार को चुनाव नहीं कराना थे। इसी तरह ये तो झूठे वादों की सरकार है, चुनाव नहीं कराना थे, सरकार को सिर्फ बिल भरवाना थे और तमाम लोग आज कर्ज में डूब गए। अब आप बताइए ना, ये किस मुंह से कहते हैं कि साहब हम हारी हुई सीटों पे फोकस कर रहे हैं। तो ये पंचायत चुनाव इन्होंने 20 रुपये की घोषणा क्यों की? ये जनता के साथ छलावा है और ये शुद्ध झूठ फरेब की सरकार है। इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। आने वाले 2023 में जनता उपासी बैठी है। जैसे ही 2023 आएगा इनको समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है ये चर्चा है, और इसलिए भी क्योंकि जहां पर रोजगार की बात होती है, जहां पर युवाओं की बात होती है, निश्चित तौर पर इलेक्शन अब अगले साल आप मान लीजिए, क्योंकि हम 22 में आ गए हैं, 23 में होना है, तो आप तैयारियां भी देख लीजिए या ये कह लीजिए कि उनको साधने का प्रयास है। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो वाकई कितना कर पाएंगे, कितना है और कितने की उम्मीद है, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ यदि एक पॉइंट हम राजनीति से हटकर भी यदि इसको देख लें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा टास्क है सरकार के लिए भी कि वाकई में जो दिखाया जा रहा है उतना ही है या वाकई में हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं रोजगार के मामले में, युवाओं को नौकरी के मामले में। तो निश्चित तौर पर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आशीष जी
आपसे करना चाहूंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितनी बातें कही गई हैं या जितने प्रयास किए जा रहे हैं या जितनी भर्तियां निकलती हैं या निकाली जाती हैं, आने वाले समय के लिए इसको कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अगर अर्थव्यवस्था बेहतर ढंग से चलेगी, अगर पूंजी निवेश बेहतर ढंग से होगा तो रोजगार उत्पन्न होंगे। इसमें मुझे लगता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 2020 से 2021 के अगर साल की तरफ जाएं तो उसमें आर्थिक विकास और औद्योगिक निवेश काफी प्रोत्साहन करने वाला है, जो बढ़त हुई है। औद्योगिक इकाइयां लगभग 48% अधिक रही, औद्योगिक निवेश लगभग 63% ज्यादा रहा, और इस सबका जो परिणाम रहा वो ये रहा कि मध्य प्रदेश में 38% रोजगार सृजन अधिक हुए। अब उसके बाद वर्ष 2021 और 22 की बात करें तो इसी गति से मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, और जीएसटी कलेक्शन जो लगातार मध्य प्रदेश के बढ़ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का चक्का बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार अधोसंरचना विकास में एक अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है, जिससे रोजगार उत्पन्न होते हैं। और रोजगार को हमें सिर्फ सरकारी रोजगारों से नहीं जोड़ना चाहिए, रोजगार उद्यमिता से भी होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी होते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप से भी होते हैं। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस और रोजगार मेला लगाएंगे। इसमें हमारा प्रयास है कि 3 लाख रोजगार हम निजी क्षेत्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को दें। इसके साथ जो उद्यमिता में आना चाहते हैं उनके लिए उद्यम क्रांति योजना होगी, जिसमें व्यवसाय की ट्रेनिंग होगी और उनको आसान और सरल और सहजता से लोन उपलब्ध कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रयास कर रही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश का युवा भी आत्मनिर्भर बने। अच्छा आशीष जी, एक चीज और है, ये जो प्रयास करेंगे या मेले लगाएंगे या जो एक टारगेट रखा गया है, इसे करेंगे कैसे? क्योंकि वर्तमान स्थिति देखें तो बहुत बड़ा कोई ऐसा निवेश, कोई ऐसा उद्योग फिलहाल नहीं दिखता, तो रोजगार देंगे कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2021 और 20 और 21 में कितना रोजगार अधिक मिला, कितना औद्योगिक निवेश अधिक हुआ और कितना नई औद्योगिक इकाइयां आई। और ये मुझे लगता है कि 2021-22 के भी जब आंकड़े आपके सामने आएंगे, अभी चूंकि वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो काफी प्रोत्साहित करने वाला होगा। अब ये जो मैंने आपको बताया, जब भी हम रोजगार को देखते हैं तो हमें सिर्फ सरकारी नौकरियां देखने की आदत हो गई है, परंतु सरकारी नौकरियां तो मुट्ठी भर होती हैं। इस देश में जो रोजगार पैदा करता है वो उद्यमी करता है, एसएमई सेक्टर पैदा करता है, प्राइवेट कंपनियां पैदा करती हैं, और जिनके लिए पर्याप्त हमारे अंदर बदलाव आने चाहिए। तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से मध्य प्रदेश ने अपनी श्रम नीति में बदलाव किया, अपने कृषि के क्षेत्र में जो पुराने जो नियम थे उनमें बदलाव किया, और उन्हीं का परिणाम है कि मध्य प्रदेश का जो आर्थिक गति है वो दूसरे प्रदेशों से बेहतर चल रही है। ये जो हम रोजगार मेले 3 लाख रोजगार एक दिन में देना चाहते हैं, उसके लिए हमारा पूरा अमला है वो प्राइवेट कंपनी से बात कर रहा है, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर आके हम मध्य प्रदेश के शिक्षित लोगों को उन कंपनियों के साथ एक ब्रिज से जोड़ सकें, ताकि उनको रोजगार के पर्याप्त और समूचे जो मौके हैं वो उपलब्ध हो सके। ठीक है फिरोज जी, ये प्रयास की मेला लगाया जाए या वाकई में एक आइडेंटिफाई करके कि इतने लोगों को रोजगार देंगे, उसका जरिया हालांकि वो बता रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से जब आंकड़े आएंगे तो चीज़ें होंगी। लेकिन वर्तमान स्थिति की हम बात करें, ये बात हालांकि आशीष जी ने कही है कि सिर्फ हम सरकारी नौकरियों के बारे में ना सोचें, लेकिन हम प्राइवेट कंपनियों के नज़रिए से भी देखें या स्वयं के लिए यदि लोग कुछ करना चाहते हैं उनको भी देखें, तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें करने के लिए उनको कुछ व्यवस्था तो चाहिए ना, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए। वर्तमान स्थिति यदि हम देखें तो रोजगार पंजीयन दफ्तरों में जो एक देते हैं लोग जॉब्स के लिए, तो करीब 32,57,136 हैं, और ये इतने सारे हैं कि इनको जॉब देने में तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। तो कैसे इसको पूरा कर पाएंगे? फिर भी यदि सरकार जो भी कह रही है कि मेला लगाएंगे या प्रयास करना है, तो ये कितना सफल होता दिखता है? राखी जी, मेले तो 2018 में भी लगे थे और बड़े बड़े मेले लगे थे, और उन मेलों का क्या हुआ? आपको कोई मिला जिसको उस मेले के माध्यम से रोजगार मिला हो? सरकार उसको सामने रखे, व्हाइट पेपर जारी करे। आपने कहा स्टार्टअप इंडिया, खड़ा हो जा इंडिया, भाग जा इंडिया, बना ले इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और क्या नाम से स्टैंड अप इंडिया जो आपने कहा था,
आप कमलनाथ जी हर सभा में पूछते हैं युवाओं से, और हम कांग्रेसी भी हर जगह पूछते हैं, आपको कोई मिला स्टार्टअप इंडिया वाला, स्टैंड अप इंडिया वाला, मेक इन इंडिया वाला? लोगों ने बनाए, अपने सेल्फ जो था मेहनत की उससे उन्होंने बनाए। जो एमएसएमई का बना हुआ सेक्टर था, भारतीय जनता पार्टी के पूंजीवाद ने उसको भी बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश में। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट हो या अन्य विभाग हो, उसमें एलयूएन जो लघु उद्योग निगम था, उसमें लघु उद्योग पंजीयन कराते थे, और उस पंजीयन के माध्यम से हेल्थ जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था उसमें सप्लाई की जाती थी। इन्होंने हेल्थ सप्लाईज कॉर्पोरेशन बनाया। एक खाली मान लीजिए इनको अगर है ना ओआरएस पाउडर बेचना है, तो ओआरएस पाउडर के लिए मात्र एक कंपनी है। जो पूंजीवाद है इनका, वो पूंजीवाद बता रहा हूं, 4,500 पीएचसी में एक अकेली कंपनी जो है ओआरएस पाउडर को बेच रही है। और लघु उद्योग निगम के माध्यम से जब खरीदी हुआ करती थी तो 100 कंपनियां जो थी वो उसमें जो थी अनुबंधित थी और वो बेचा करती थी। ऐसे ही अब आ जाइए मार्कफेड में। मार्कफेड में एक इनके नेता हरिचरण तिवारी, जो वो क्या है, पेस्टिसाइड माफिया कहलाते हैं और भाजपा के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने 4 साल हो गए, मार्कफेड में 200 कंपनियां थी जो कीटनाशक निर्माता कंपनियां थी, कीटनाशक बनाया करती थी, और वो 25 सालों से मार्कफेड के माध्यम से सप्लाई किया करती थी। हुआ ये कि वो 4 साल से उनको रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, और जब रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तो वो कंपनियां जो थी 200 कंपनियां बंद होने की कगार पे आ गई और हजारों मजदूर जो थे वो बेरोजगार हो गए। मैं सवाल तो यही पूछना चाहता हूं ना भारतीय जनता पार्टी से। आप कहते हैं बैंक से लोन मिल जाएगा नए उद्यमियों को, तो बैंक कहते हैं आप इक्विटेबल मॉर्गेज लाओ, तो उसके बराबर का मॉर्गेज लाओ। आरबीआई की गाइडलाइन में आपने क्या उसमें कोई चेंज कराया? क्या आपने क्या कौन सी चीजें? चयनित पटवारी है वो सड़कों पर घूम रहे, चयनित शिक्षक मात्र 25% आपने उनको नौकरी पे रखा, बाकी के सब सड़कों पे घूम रहा है। अतिथि विद्वान जो चयनित थे वो सड़कों पर घूम रहे, और भी तमाम सरकारी नौकरियों के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। तो ये जो सरकार है ये कर क्या रही है ये समझ में नहीं आ रहा। आज ही पेपर में एक डाटा आया है कि बड़े अखबार का डाटा बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा अखबार का, कि मात्र 10% लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है मनरेगा के तहत। बाकी के 90% लोग 50-60 दिन से ज्यादा का रोजगार नहीं ले पा रहे। आर्थिक स्थितियों की मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी होगी कहां से? एमएसएमई सेक्टर आपका काम नहीं कर पा रहा। आपके यहाँ जो है एक एग्रीकल्चर है, जो कुछ हमारे यहाँ चूंकि धान और गेहूं की खरीदी जो है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हो जाती, क्योंकि हम लगाई वो रहे हैं, इसलिए हमको हमारी कुछ स्थिति उस सेक्टर में ठीक है, सर्विस सेक्टर में ठीक नहीं है, किसी भी सेक्टर में ठीक नहीं है। जो भी CMIES का डाटा है ये तो मूविंग डाटा है, कई राज्यों का इससे ऊपर है, हम तो 6वें-7वें स्थान पर है। ये अगर स्थितियां रहेंगी, मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां अगर इस प्रकार से बनेगी तो कैसे काम चलेगा? मैंने 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट बता दिए आपको। ठीक है। अगर ये पूंजीवाद चलता रहेगा तो यही स्थिति रहेगी, लोग बेरोजगार होते रहेंगे, और जो खुद उद्यमी है वो भी 4 दिन चलेंगे और वो भी सड़क पर आ जाएंगे। इससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है। मुझे लगता है क्योंकि विपक्ष की ये बातें हैं तो इसका जवाब तो आशीष जी बेहतर देंगे। आशीष जी, इनके जवाब के साथ एक छोटा सा सवाल मेरा है। छोटे मान लीजिए 10-12 पद भी यदि किसी चीज़ के लिए निकलते हैं, अभी कोर्ट की बात करें तो वैकेंसीज जब निकली तो 10-12 हज़ार, मतलब 10-12 पदों के लिए यदि इतनी वैकेंसियां होंगी, हम कैसे उनको दे पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और जो आए वो तो ठीक है, जो रह गए फिर उनका क्या? ये वाकई में बहुत गंभीर एक विषय है और उसको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। देखिए, दोनों विषय अलग अलग हैं राखी जी। जब सरकारी नौकरी के कम पदों पर अधिक आवेदन आते हैं तो उसका कारण समाज में जो एक नजरिया है, जो एक मलाईदार दृष्टि से सरकारी नौकरियों को देखा जाता है, वो उसका कारण है। इसका कारण ये नहीं है कि लोग बेरोजगार हैं। लोग रोजगार में होते हुए ये चाहते हैं कि उनको आराम और जो सुरक्षा सरकारी नौकरी में मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती, एक बात। और उसके लिए मुझे लगता है कि हम 70-75 सालों का अगर अवलोकन करें तो जिस तरीके से सरकारों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, पनपाया, और सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के स्विस बैंक के अकाउंट होते थे,
उनका एक व्यवस्थाएं होती थी जो स्वयं मानते थे कि अगर वे 1 रुपया नीचे भेजते हैं तो मात्र 15 पैसे ही पहुंचते हैं, तो उन सारी चीजों की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उसके बाद चीजें बदली है और अब सरकारी नौकरी में बैठे हुए अगर आप किसी साथी से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि अब चीजें बदल गई हैं, अब ना आराम रहा और ना अब भ्रष्टाचार के उतने साधन रहे और चीजों में बदलाव आने में थोड़ा समय लगेगा। एक बात मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि कमलनाथ जी कुछ सभाएं करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी अगर अपनी सभा में पूछेंगे कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में किसी को 4,000 रुपए बेरोजगार भत्ता मिला, तो उसमें उनको समुचित उत्तर मिल जाएगा। मेरे कांग्रेसी मित्र बहुत अध्ययनशील है, अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, तो वो 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने क्या किया थोड़ा ये भी बताएं, क्योंकि 15 महीने में अगर आपकी कॉपी खाली है तो जनता आपको नंबर तो नहीं देगी। और लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, कौन सी सरकार कितना काम कर रही है, ये जनता समय समय पे बताती है। तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बाद 28 उपचुनाव हुए और उसमें से 2/3 हम जीते, एक दमोह हमारे, उसके बाद फिर 4 उपचुनाव हुए, उसमें से 3 फिर हम जीते। यानी कि हमारे काम और जनता से जो हमने वादे किए थे उनको हम निरंतर पूरा कर रहे हैं। आपने माफिया की बात की, तो देखिए आपकी माफिया सरकार में जिसमें आपने माफिया विरोधी अभियान चलाया था, तो उस समय उमंग सिंगार जो आपके मंत्री थे उन्होंने वाक्य कहा था कि दिग्विजय सिंह शराब माफिया, रेत माफिया है और ब्लैकमेलर है। तो जब आपके मंत्री ही किसी व्यक्ति को अगर माफिया मानते हैं और आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, तो कम से कम दूसरों पे तो ज्ञान ना दें। अब आपने लघु उद्योग निगम और हेल्थ सप्लाई के लिए जो कॉरपोरेशन है उसका बात की, तो मुझे लगता है कि वो उदाहरण शायद अप्रासंगिक है। देखिए कोई भी सरकारी खरीदी होती है तो उसमें टेंडर निकलते हैं और उसमें L1, L2, L3 होते हैं। उसमें जो भी अप्लाई करता है हर साल, उसमें जिसके सबसे कम रेट होते हैं, बड़ी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया से उसकी खरीद होती है। तो मुझे लगता है कि इस पर अगर आपत्ति है तो कांग्रेसियों को सदन में चर्चा करनी चाहिए और उनकी सरकारों में जो दूसरे प्रदेश में उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसकी बात करें। अगर माफिया आप अपनी सरकार में दिग्विजय सिंह पर ही अगर रोक नहीं लगा पाए तो कम से कम दूसरों को उस नजर से ना देखें। मैं दोबारा कहता हूं कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे या नहीं होंगे। अगर आप आर्थिक शक्ति को, अगर आपकी आर्थिक ग्रोथ बेहतर ढंग से है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी मानता है कि ये देश मोदी जी के नेतृत्व में इस दुनिया में चमकता हुआ सितारे की तरह है, बाद बाकी चाइना जैसे देश जो सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट पे आ गए हैं, भारत में ही वो काबिलियत है कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट हो। और अगर आर्थिक व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चलेगी, अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमी में जो मोदी सरकार ने किए, उसका परिणाम ये है कि जीएसटी कलेक्शन शीर्ष पर है, हमारी जीडीपी ग्रोथ बेहतर है और जब ये सब होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे। हमें नजरिया सिर्फ नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को देखने से बदलना होगा, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना होगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ भी जाना होगा जहां पर पर्याप्त और समूचे रोजगार उपलब्ध है। ठीक है, फिरोज जी अपनी बात रखिएगा। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी सरकारी नौकरी इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि इनका एक मनुवाद है, ये मनुवादी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि SC, ST और 27% OBC के लोग जो है 60% नौकरियों में आ जाए, ये नहीं चाहते वो। इसलिए ये जो है 27 लाख नौकरियां केंद्र सरकार की खाली है, राज्य सरकार की 1 लाख नौकरियां खाली है। ये कंपनियां बेच इसलिए रहे हैं ताकि वो कंपनियां अगर बिक जाएंगी तो उसमें आरक्षण खत्म हो जाएगा और जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो इनका जो मनुवाद है वो मनुवाद इनका आराम से चलता रहेगा, इसलिए सरकारी नौकरियां नहीं देते। अब ये आए L1, L2, L3। L1, L2, L3 हमारे टाइम में भी लगता था, लेकिन हर छोटी कंपनी को साथ दिया जाता था, हर छोटी कंपनी को जो है उस टेंडर में हम पार्टिसिपेट करने देते थे और जो L1 होता था उस L1 में हर कंपनी वाला जो था उस रेट पे अगर सप्लाई करना चाहे तो सप्लाई करता था। अब बताइए पूरे प्रदेश में एक कंपनी सप्लाई कर रही है, अगर हम इसी की जगह 50 कंपनियों को ये काम दे देते तो शायद हमारा बेहतर होता हमारा प्रदेश। अब आ जाइए हरिचरण तिवारी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं ना उनको, वो उन्होंने नेफेड के माध्यम से 3 कंपनी है
हाँ, तो हम बता तो रहे हैं, आपके वो जो हैं ब्लैक लिस्टेड है उत्तर प्रदेश से, लेकिन वो सबसे ज्यादा बेच रहे हैं। आपके जो 2 मंत्री हैं, एक है अरविंद भदौरिया और एक है कमल पटेल, दोनों के घर में दुकानें लगी हुई हैं, एक का भाई चलाता है, एक का बेटा और दामाद चलाता है। हम ये सब बताए दे रहे हैं ना आपको, तो आप उससे परेशान मत होइए। और अभी 600 करोड़ में आपके जो है सांसद महोदय बंद हो रहे हैं, जेल में बंद होने जा रहे हैं, उनकी FIR हो चुकी है। ये सारे घोटाले आप ही के। आज ही मेनका गांधी ने कहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है वो 11 करोड़ में कुत्ते बदिया कर रही थी, वो नहीं कर पाई, और वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। और मैं इस बात को खुद शिवराज सिंह जी को कह के आई थी, ये खुद ही लिखा हुआ है उन्होंने। जहां भी ई टेंडरिंग का घोटाला है, आपके मंत्री के 2 OSD जो थे वो जेल भेजे हमने, कुठियाला को जेल भेजा, कांग्रेस ने भेजा, सारे काम हमने किए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किए, कांग्रेस ने एक एक चीजों को पकड़ा है। और अगर आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ऐसा कोई काम करते हैं तो आपको जांच करनी चाहिए। आप तो चैनल पे बोलते हैं खाली, और चैनल पे बोल के काम रस्ते लग लेती है भारतीय जनता पार्टी। कोई इस पूरे देश में जितने भी छापे इस देश में डाले, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, सब इस देश का पैसा लेके भाग गए। और हमारा बेचारा युवा जो था वो खड़ा रह गया सड़क पे, उसको आज नौकरी की दर की दरकार है। GDP और इकोनॉमी की स्थिति ये है कि 18 करोड़ बेरोजगार हुए हैं, ये सरकार का डेटा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये स्थिति है। कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं, और निरंतर भारत की जो है जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है। मान ट्रक था वो भारत से चला गया, हमारी फोर्ड इंडिया थी वो भारत से चली गई, जनरल मोटर्स थी वो भारत से चली गई, हार्ले डेविडसन जो थी मोटरसाइकिल वो भारत से चली गई। जो मल्टीनेशनल कंपनी है कांग्रेस ने बुला के वो भारत में लगाई थी, वो सब भारत छोड़ छोड़ के जा रही है। सब लोग जा रहे हैं इनके साथ छोड़ छोड़ के। ये FDI में कोई इनके 14 रुपए के पराठे खिलाते हैं। वो मामा ने 50 इन्वेस्टर सबमिट कर ली, हुआ कुछ नहीं, किसी का कोई नहीं आया, ना किसी ने कुछ लगाया, ना एक सफेद वो कहो उनसे कि एक साहब व्हाइट पेपर जारी कर दो, तो मामा कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये कांग्रेस ही तो झूठ बोलती है, कांग्रेस लोगों को बरगलाती है। अरे भाई लेके आओ ना व्हाइट पेपर। आप अगर आप इतनी बात कर रहे हैं तो आपको तो ऐसे दिखाना चाहिए मुझे, ये देखो हमारी सरकार का आंकड़ा, ये देखो हमने वो इतने रोजगार पैदा किए। संविदा कर्मी वो सड़कों पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो सड़कों पर, ठीक है, पंचायत कर्मी वो भी सड़कों पर, हर आदमी सड़कों पर आके इस सरकार के खिलाफ सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा, किसी को नौकरी मिल नहीं रही। और ये बातें कर रहे हैं कि नहीं साहब वो तो सरकारी नौकरी एक नहीं, पकोड़ा तलना रोजगार है, हम मानते हैं। मोदी जी कहते हैं कि पकोड़ा तलना रोजगार है, हम भी मानते हैं इस बात को। चलो भैया स्ट्रीट वेंडर के लाइसेंस ही बनवा दो लोगों को, तो लोगों को कम से कम रोजगार मिल जाएगा, उनको नगर निगम परेशान नहीं करेगा, पुलिस परेशान नहीं करेगी। यही काम कर दे सरकार। हम तो कहते हैं ना आप कल ही योजना जारी कर दीजिए, हम लोगों को स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस बनवा देते हैं, उनको फेरी लगाने के लिए एक जगह मुहैया करा दीजिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है, हाँ फिरोज जी ठीक है, लेकिन अभी देखिए हम यहाँ की भी बात करें क्योंकि मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, तो हम अभी क्योंकि भोपाल में, तो हम भोपाल की बात कर लें। बहुत सारी जगह तो आप देखिए हॉकर्स जो बने वही चालू नहीं है। तो अब देखिए ऐसे तो बात करेंगे बहुत सारी बातें हैं, पहले जो छोटी छोटी चीजें हम उनको तो शुरू कर लें, तब हम इतने आगे के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। आशीष जी बात रखिएगा अपनी। देखिए समाचार चैनलों की बहस में तथ्यात्मकता और तर्कशीलता होनी चाहिए। हाँ। नहीं तो हम सड़क पे जो बहस करते हैं जिसमें ना आगा होता ना पीछा होता, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो मेरे कांग्रेसी मित्र जितनी भी बातें कर रहे थे उसके पीछे ना तथ्यात्मकता है ना तर्कशीलता है, वो कुछ भी कहने वाली बात है। इन्होंने कहा कि वाद, मनुवाद और पूंजीवाद, देखिए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही वाद है, राष्ट्रवाद, और उसी राष्ट्रवाद पर हम चल रहे हैं। और आपने कहा कि इन्वेस्टर समिट कितनी हुई, तो मुझे लगता है कि 15 महीने में आपने तो एक इन्वेस्टर समिट की थी जिसका नाम रखा था मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। और मैग्निफिसेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उत्कृष्ट। और उस समय कमलनाथ जी ने जो इन्वेस्टर्स को बुला के मध्य प्रदेश में परोसा था वो 3 चीजें परोसी थी। एक तो बिजली की पर्याप्त उपलब्धता, दूसरा चमचमाती रोडों का नेटवर्क, और तीसरा लैंड बैंक। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में बनाई थी, नहीं तो आपने क्या 15 महीने में बना दी। तो वो मैग्निफिसेंट MP
कमलनाथ सरकार की एक आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट बनाया उन 15 महीनों में। उसके बाद आप एक और बात होती है राखी जी, झूठ का एक चरित्र होता है कि वो आत्म विरोधाभासी होता है, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी अगर माफिया है तो कार्रवाई करें। अरे आपकी सरकार में आपका मंत्री उमंग सिंगार उनको माफिया मांगता है और ना आप उस मंत्री पर कार्रवाई करते हैं, ना उस तथाकथित माफिया पर करते हैं, तो आप किस मुंह से हमसे कार्रवाई की बात करते हैं? आप तो जब सरकार में आने से पहले जो जनता से वादे कर रहे थे उसमें आपने ई टेंडरिंग पे कार्रवाई की बात की थी। आपने कितनी ई टेंडरिंग पे कार्रवाई की मुझे बताएं। आप तो सदैव 15 महीने की सरकार में जिम्मेदारी से बांटे। और एक आपको मुझे उदाहरण दे दें जो 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने बेरोजगारों को किया। आपने तो ढोल चढ़ाने की ट्रेनिंग, बैंड बजाने की ट्रेनिंग, बैंड चढ़ाने की ट्रेनिंग, इससे बेरोजगारी बढ़ाने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी रोजगार मेले लगाएगी, 3 लाख रोजगार एक दिन में देगी और 2020 और 21 का मैंने तथ्यात्मक आंकड़ा आपके सामने रखा है जिसमें मध्य प्रदेश में 38% रोजगार एक्स्ट्रा पैदा हुए पिछली सरकारों से। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि रोजगार कितना मिलेगा, ये रोजगार कितना दिया जाएगा, बात करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन एक पॉइंट यदि देखा जाए तो वाकई में जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें हम जरूर बेरोजगारी दर में कम होंगे, लेकिन हकीकत में यदि हम देखें तो वाकई में बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड काल में भी स्थितियां बहुत बिगड़ी थी और अभी भी कोविड पीछा नहीं छोड़ रहा। तो निश्चित तौर पर आप जो कर रहे हो, जितना कर पाओगे उसका वाकई एक प्रमाण होना चाहिए कि इतना हुआ। अब मेले के माध्यम से यदि आप कह रहे हैं एक दिन में 3 लाख नौकरी देना, तो ये वाकई देखना दिलचस्प होगा कि क्या इतना हो पाएगा, नहीं तो फिर उनके लिए क्या भरपाई होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।